डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है सर्वोत्तम संयोजन की समस्या। और सर्वोत्तम संयोजन की समस्या का जो रेखा चित्र है वह मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसे बनाता हूँ बोर्ड पर तो काफ़ी लंबा समय खिंच जाता है, इसलिए मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। तो सर्वोत्तम संयोजन की समस्या को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सर्वोत्तम संयोजन की समस्या। निश्चित उत्पादन प्राप्त करने के कई ढंग होते हैं, इसलिए दो परिवर्ती साधनों के होने पर एक समस्या खड़ी हो जाती है, और वह जो समस्या है वह यह समस्या है कि ऐसी परिस्थिति में नहीं होती जब केवल एक साधन में परिवर्तन किया जा सकता था। दो साधनों वाली दशा में रेखा गणित की सहायता से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, यानी संभव है। और जब दो साधनों का सबसे कम परिव्यय वाला संयोजन क्या है यह भी पता करना है, और साथ ही हम दो साधनों वाले क्षेत्र में समान परिव्यय की रेखाएं या परिव्यय समोच्च रेखाएं भी बनाते हैं। अब परिव्यय समोच्च रेखाएं कैसे बनती हैं तो इसके लिए भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने रेखा चित्र आपके समक्ष बनाया हुआ है, इस रेखा चित्र में समान परिव्यय रेखा जिसमें ओ एक्स अक्ष ओ एक्स डैश अक्ष, एक ओ एक्स अक्ष है जिस पर हम श्रम की मात्रा, और ओ एक्स डैश अक्ष है जिस पर हम भूमि पर सकल परिव्यय की मात्रा यानी भूमि की मात्रा को दिखाते हैं, और एक पर श्रम की मात्रा को हम दिखा रहे हैं। लेकिन ओ वाई अक्ष पर एक जगह हम श्रम पर सकल परिव्यय कितना है यह भी बता रहे हैं। अब देखिए, रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर श्रम पर व्यय दिखाया गया है, यानी एक पर श्रम की मात्रा और दूसरे पर व्यय दिखा रहे हैं। अब देखिए, जहां ओ वाई अक्ष पर श्रम पर परिव्यय जो दिखाते हैं, इस दशा में ओ आर, कौन सा ओ आर जो मैंने रेखा चित्र बनाया है ओ से आर तक का, तो ओ आर श्रम का सकल परिव्यय वक्र है। क्या है? श्रम का सकल परिव्यय वक्र है। इससे पता यह चलता है कि श्रम की खरीदी हुई मात्रा के साथ साथ श्रम पर खर्च की मात्रा हम किस प्रकार बताएं कि वह बदलती रहे। तो देखिए यहाँ क्या है, इससे पता चलता है कि श्रम की खरीदी हुई मात्रा के साथ श्रम पर खर्च की मात्रा किस प्रकार बदलती है, इस पर यह भी दिखाया गया है। यदि श्रम की मात्रा स्थिर हो, क्या हो, श्रम की मात्रा को स्थिर कर दिया जाए,
या निश्चित कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, उससे ना बढ़ेगी ना घटेगी, तब क्या स्थिति पैदा होती है? तो जब श्रम की मात्रा स्थिर हो तो यह वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। कहाँ से? मूल बिंदु से गुजरता है। और जब यह मूल बिंदु से गुजरेगा तो क्या होगा? और सीधी रेखा के तौर पर बनता है। रेखा चित्र में एक ऐसी दशा भी दिखाई गई है। कहाँ? एक ऐसी दशा भी दिखाई गई है जिसमें 3 संभव बाजार हैं। क्या हैं? 3 संभव बाजार हैं। उन बाजारों की परिस्थितियां क्या हैं? जब श्रम की मात्रा O से बढ़कर OT5, O से बढ़कर OT5 हो जाती है, तब क्या होता है? तो कीमत धीरे धीरे गिरती है। क्या होता है? कीमत धीरे धीरे गिरती है। और जब कीमत धीरे धीरे गिरती है तो क्या हो जाता है? तो इस बात का यह सूचक है कि उद्यमी ऐसी स्थिति में जब मात्रा के बदले घटाव हो रहा हो, यानी घटना शुरू हो गया हो, तो घटाव हो रहा हो, तब परिव्यय वक्र किसी भी बिंदु, जिसे हम R4, किसी भी बिंदु R4 पर श्रम की कीमत रेखा OR4 होगी। तो श्रम की जो कीमत रेखा है OR4, वह कौन सी है? कीमत रेखा यह है। कीमत रेखा OR4 हो जाती है। और जब OR4 की जो ढाल है, इस कीमत रेखा पर OR4 की जो ढाल है, वह ढाल कैसी होगी? T4, यानी T4 R4 अपॉन क्या हो जाएगा? OT4। क्या हो जाएगा? O और T4 क्या हो जाएगा? OT4 हो जाएगी। किसमें? OT4 R4 अपॉन OT4। तो T4 R4 अपॉन OT4, इसका भाग अगर दे देंगे तो ये R4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए, मात्रा OT5 से OT7 तक हम यह मान लेते हैं, यानी OT5 से OT7 तक ये वाली जो रेखा है, ये OT5 से OT7 तक की जो रेखा है, यह रेखा कैसी होगी? हम यह मान लेते हैं कि कीमत स्थिर है। कीमत कैसी है? स्थिर है। जब ये स्थिर है तो बिल्कुल सीधी लाइन है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल निश्चित सीधी जा रही है। और जब यह स्थिर है तब इस परिधि में परिव्यय जो होता है, वह परिव्यय वक्र R5 T7 R5 T7 क्या हो जाता है? R5 T7 एक सीधी रेखा है, यानी R5 से लेकर के T7 तक की बिल्कुल सीधी रेखा है। और जब यह सीधी रेखा है तो क्या होता है? तो इसका जो प्रक्षेप है वह मूल बिंदु O से गुजरता है। अब इसका भी जो प्रक्षेप है वह मूल बिंदु O से गुजर रहा है, यानी इसका भी प्रक्षेप जो भी होगा वो मूल बिंदु O से ही गुजरेगा। तो जब O से गुजरता है तो मात्रा OT7 है, उस OT7 के ऊपर हम यह मान लेते हैं कि बाजार अपूर्ण है। कैसा है बाजार? अपूर्ण बाजार है। और जब यह बाजार अपूर्ण होता है, अर्थात
फर्म ज्यों-ज्यों अधिकाधिक श्रम खरीदने की चेष्टा करती है तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। क्या होता है? कीमत बढ़ती चली जाती है। और जब कीमत बढ़ती हुई चली जाती है तब यह इस बात से पता चलता है कि R7 के बाद क्या हो जाएगा? R7 के बाद परिव्यय वक्र ढालू है। कैसा है? परिव्यय वक्र ढालू है R7 के बाद में। अब जब परिव्यय वक्र ढालू हो जाता है तो क्या है? तब भूमि का परिव्यय वक्र OD, O यानी O और D, OD भूमि का परिव्यय वक्र OD के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु पर सकल परिव्यय वक्र की ढलान साधन की सीमांत लागत है। फिर से एक बार समझें कि भूमि का परिव्यय वक्र जो OD है वह OD के साथ भी ऐसा ही किया गया है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर सकल परिव्यय जो वक्र है उस वक्र की जो ढलान है वह ढलान साधन की सीमांत लागत है। रेखा चित्र में OX डैश पर, रेखा चित्र में OX डैश पर क्या होता है? इस प्रकार हमने निशान लगाए हैं कि अंतर OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 परिव्यय की इकाइयों को यह सूचित करते हैं। क्या करते हैं? OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 यह क्या करते हैं? यह परिव्यय की इकाइयों को सूचित करते हैं कि हम इस पर खर्च कितना कर रहे हैं। तो परिव्यय की जो इकाइयां हैं वह OE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर सूचित किया गया है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद E1 से हम एक लंब डालते हैं। E1 से मैंने लंब डाला कहाँ? D1 पर। E1 से एक लंब डाला और ये जो लंब है D1 पर, तो E1 से एक लंब जो खींचा है जो कि OD को D1 पर क्या करता है? D1 पर मिला और इस प्रकार दूसरा लंब D1 से OY पर, D1 से किस पर डाला? OY पर। पहले किस पर डाला? E लंब को डाला D1 पर, फिर OY पर लंब डाला D1 से जो ये है, और D1 से अगर हम OY पर जो लंब डालते हैं वह लंब क्या होगा? यानी D1 से OY पर जो लंब खींचा है वह इस प्रकार दूसरा लंब D1 से OY पर खींचा, जो कि OY को F1 बिंदु पर, किस पर? F1 बिंदु पर मिला। और इस प्रकार OF1 भूमि की मात्रा का या भूमि की मात्रा को सूचित करता है। क्या सूचित करता है? OF1 भूमि की मात्रा को, OF2 भूमि की मात्रा को, OF3 भूमि की मात्रा को, OF4 भूमि की मात्रा, OF5 भूमि की मात्रा, OF6 भूमि की मात्रा, OF7 भूमि की मात्रा, OF8 भूमि की मात्रा, OF9 भूमि की मात्रा को यह सूचित कर रहा है।
अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब यह सूचित करता है तो वहीं ओ एक्स अक्ष पर बिंदु T1, T2, T3 यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 ये क्या करते हैं, आदि जो दिए गए हैं इन पर क्या होता है, जो इनका क्षेत्र है वह समरूप है। कैसा क्षेत्र है? समरूप एक क्षेत्र है। और जब यह समरूप है तो फिर क्या होगा, जहाँ OT1, OT2 यानी OT1, OT2, OT3, OT4, OT5, OT6, OT7, OT8, OT9 आदि श्रम की मात्राओं को ये सूचित करते हैं। एक तरफ भूमि की मात्रा को, दूसरी तरफ श्रम की मात्रा को सूचित करते हैं। अब देखिए, जब ये श्रम की मात्रा को सूचित करते हैं तो वहीं बिंदु F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 ये क्या करते हैं, ये भूमि की मात्रा को सूचित करते हैं। और बिंदु T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 ये क्या करते हैं, ये जो खींचे गए हैं, ये खींचे गए लंबों द्वारा एक आयतकार यानी आयताकार ढांचा जो बना है, वह जो ढांचा बन जाता है वह, अब इन ढांचे के अगर मैं कोणों को मिला दूं, इन ढांचे के जो कोण हैं इन कोणों को अगर मैं मिला देता हूं तो क्या होता है, मिलाते हुए विकर्ण रेखा, क्या करें, इन कोणों को मिलाती हुई विकर्ण रेखा। अब विकर्ण रेखा क्या है, विकर्ण रेखा F1 T1, F1 T1, F2 T2, F3 T3, F4 T4 तो क्या होगा, F1 T1, F2 T2, F3 T3, F4 T4, F5 T5, F6 T6, F7 T7, F9 F8 T8, F9 T9 क्या होता है, ये का अर्थ यह है कि बिंदु F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 आदि श्रम संयोजन रहित, क्या है, श्रम संयोजन रहित OF1, OF1, OF2, OF3, OF4, OF5, OF6, OF7, OF8, OF9 के बराबर भूमि की मात्रा को सूचित करते हैं। जब ये भूमि की मात्रा को सूचित करते हैं तब क्या होता है, तब जब की भूमि और श्रम पर जो परिव्यय किया गया है, जो खर्च किया जाता है, वह इस प्रकार रेखा चित्र में F1 T1, F2 T2 यानी F1 T1, F2 T2, F3 T3, F4 T4, F5 T5, F6 T6, F7 T7, F9 T9, F8 T8 इस तरह से क्या हो जाता है, ये सभी बिंदु साधन की मात्रा के उन सभी संयोजनों को सूचित करते हैं जो कि परिव्यय किए गए हैं। अब आगे इस रेखा चित्र में बिंदु रेखाओं की समस्त व्यवस्था में इस प्रकार के संयोजन प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि जिस प्रकार हम एक वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों के संयोजनों को सूचित करते हैं या सूचित करने वाली सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को हम समोत्पाद वक्र
या समोच्च उत्पाद कहते हैं। समोच्च उत्पाद जो जिन्हें हम कहते हैं, वैसे ही बिंदु रेखाओं को समपरिव्यय वक्र या समोच्च परिव्यय वक्र भी कहते हैं। अब ये कुल परिव्यय की रूपरेखा को के सूचक हैं। किसके? ये जो मैंने खींचे हैं ये क्या हैं? परिव्यय की रेखा के सूचक हैं। किसके? समोच्च परिव्यय की रेखाओं के सूचक हैं। अब यहाँ क्या होता है, समोच्च परिव्यय जो ने हम कहते हैं, वे कुल परिव्यय की रूपरेखा के जो सूचक हैं, उन सूचकों में जिनमें किसी भी साधन की मात्रा के संयोजन को व्यक्त करती हैं। यहाँ पर यह भी विदित होता है कि जब बाजार अपूर्ण होंगे, क्या होगा? जब बाजार अपूर्ण होंगे तो समोच्च परिव्यय रेखा या समोच्च परिव्यय रेखाएं उद्भव की ओर नतोदर होंगी। यानी जो रेखाएं ये मैंने खींची हैं, ये उद्भव की ओर नतोदर हैं। कैसी हैं? नतोदर, उद्भव की ओर नतोदर होंगी। और जब उद्भव की ओर नतोदर होती हैं तो क्या होता है, तो यह ऊपर की ओर क्या होता है? फिर से देखें, यहाँ पर यह विदित होता है कि जब बाजार अपूर्ण होते हैं तो समोच्च परिव्यय की जो रेखाएं हैं, जिनका जो उद्भव किया है, वह उद्भव की ओर नतोदर होती चली जाती हैं। जैसा कि हम ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर दिखा रहे हैं इनको, तो ये नतोदर होती चली जाती हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, साथ ही अगर दोनों बाजारों में अधिक मात्रा के लिए कीमत कम होती है, तो अब अधिक मात्रा के लिए कीमत जब कम हो तो क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में तब समोच्च जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समोच्च रेखाएं उद्भव से उन्नतोदर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? उन्नतोदर। अब ये उन्नतोदर होना शुरू हो गई हैं। दो स्थितियां आपके समक्ष क्रिएट हो गई, एक नतोदर होती हैं तो एक उन्नतोदर होती हैं। नतोदर कब होती हैं? नतोदर तब होती हैं जब बाजार अपूर्ण होंगे। और उन्नतोदर कब होती हैं? जब बाजार में अधिक मात्रा के लिए कीमत कम होगी, यानी कीमतें एक तरफ कम हों बाजार में तो उन्नतोदर हो जाएंगी। अगर दूसरी ओर क्या हो जाता है, अपूर्ण हो, यानी कि कीमतें अपूर्ण हो या सप्लाई नहीं मिल रही हो, तो भी ये नतोदर हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो कि नीचे के कोने से दिखाया गया है। कौन से? इस कोने से हमने ये दिखाया है। एक तरफ उन्नतोदर हैं तो दूसरी तरफ नतोदर हो गई हैं। अब देखिए थर्ड क्या होता है, यदि दोनों ही बाजार पूर्ण होंगे तो समोच्च परिव्यय जो रेखाएं हैं वह कैसी होंगी? सीधी रेखाएं। समोच्च परिव्यय रेखाएं कैसी हो जाती हैं? सीधी हो जाती हैं। जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, यह सीधी हो जाती हैं। अब इस रूप को जो धारण कर लेती हैं तो फिर क्या होता है, तब समोच्च रेखाएं त्रिविमीय, क्या? त्रिविमीय परिव्यय की सतह की रूपरेखा का चित्रण करती हैं, जिनके द्वारा कुल परिव्यय का कोई भी संयोजन समतल पर खड़ी रेखा से मापा जाता है। क्रमशः OX तथा OY समतल पर लंब रूप से
परिव्यय वक्र ओ आर तथा ओ डी खींचने से, यानी ओ आर और ओ डी खींचने से और एक वक्र को समतल के साथ लंब कोण बनाते हुए एक वक्र की उत्पत्ति होती है। जो न्यूनतम परिव्यय संयोजन वह अवस्था होगी जहाँ परिव्यय और उत्पाद समोच्च रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी। परिव्यय और समोच्च रेखाएं जहाँ एक दूसरे को स्पर्श करती हैं वही संयोजन की अवस्था होगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना किसी भी स्थिति में ना भूलें। धन्यवाद।